लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें मैंने आपको बताया था जिंक शुड बी इन द ग्रेनुलेटेड फॉर्म, और जो H2SO4 है दैट शुड बी इन द डाइल्यूटेड फॉर्म। क्लियर है जी बच्चे? जिसका भी ई नोट नेगेटिव है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। तो मेन इशू था जिंक। जिंक इस फॉर्म में होना चाहिए कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो। पहली बात ग्रेनुलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, अगर इसको आप लोग ग्रेनुलेटेड नहीं ले रहे, मतलब छोटे पीसेस में नहीं ले रहे, अगर फाइन फॉर्म में नहीं ले रहे, तो पता है कई बार क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन निकलती है ना बच्चे, वही उसकी सरफेस पे स्टक कर जाएगी, तो उसकी फर्दर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये 2-3 रीजन है आपके पास। क्लियर? दैट्स वाई इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो और H2SO4 डाइल्यूटेड फॉर्म में हो। अगर H2SO4 कॉन्सनट्रेट हो गया तो भी मुसीबत है। क्या कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग और जिंक एक रिड्यूसिंग, तो उन दोनों के बीच ही रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। जिंक आपको पता है मेटल है, ई नोट नेगेटिव आपको बताया था शायद कल। क्लियर? और H2SO4 अपने मैक्सिमम में पड़ा हुआ है तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग बिहेव कर रहा है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग, तो इनके बीच रिएक्शन होनी शुरू हो गई। हाइड्रोजन तो बनी नहीं, SO2 वगैरह बननी शुरू होगी +6 से +4 की तरफ। तो ये प्रिकॉशन आपको उठाने पड़ेंगे इन जगहों पे। ठीक है जी। अगली बात ये है कि मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो नाम सीख लो। पहला था लेन प्रोसेस, पीछे भी बताया था बच्चे, 3Fe4 वाटर इन द स्टीम फॉर्म, Fe3O4 4 हाइड्रोजन। ये था आपके पास लेन प्रोसेस। ये मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मेगा स्केल पे बनाना, ज्यादा अमाउंट पे बनाना। क्लियर? उसमें जनरली होता है कि प्योरिटी कम होती है, जैसे H2O2 में था ना पीछे, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल से बना रहे थे। क्लियर? अब जो Fe3O4 बना ना बच्चे, इसको रिड्यूस करके वापस आयरन को रिस्टोर कर सकते हो आप, तो रिसाइकलिंग चलवा सकते हो इसके अंदर। आगे बढ़े। अब मेरे पास है मैन्युफैक्चरिंग में आपके ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपके पास ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन, मीथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कुछ भी इस टाइप का। तो जब स्टीम से रिएक्शन करवाओगे बच्चे, स्टीम से हाई टेम्परेचर पे वाटर वेपर्स हैं आपके पास, तो कार्बन और इसका ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, रिमेनिंग पार्ट शुड बी कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन, क्योंकि टेम्परेचर हाई लेके चल रहे हो, टेम्परेचर वेरी हाई लेके चल रहे हो। इसके अलावा रेड हॉट कोक पे भी स्टीम डालकर आप कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, जिसको वाटर गैस, सिन गैस, इस टाइप के क्वेश्चन भी पीएमटीज में आ रहे हैं। क्वेश्चन हल्के नहीं है ये, लेकिन पेपर में आ रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन कलेक्टिवली नोन एज द वाटर गैस और सिन गैस। व्हाई इट इज नोन एज सिन गैस? क्योंकि इसका ना मिथेनॉल, मिथेनल, इस टाइप के कंपाउंड्स बनाने में यूज बहुत ज्यादा है, सिंथेसिस गैस, तो इसको सिन गैस बोलते हैं हम लोग। तो यहां क्वेश्चन अगर उठाने हो आप लोगों ने, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, सिन गैस करके याद रखो, ये काम आ सकता है। अच्छा जी, जो आपके पास अब CO प्लस हाइड्रोजन बना, सिन गैस जो बनी, उसमें से हाइड्रोजन बाहर करनी है आपने, उसमें से हाइड्रोजन बाहर करनी है आपने। तो हाइड्रोजन गैस को बाहर करने का तरीका, मतलब वाटर गैस में से गैस शिफ्ट करनी है। देखो इस लाइन को पढ़े ना हम लोग, यह वाली लाइन को, ये वाली, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ दिस सिन गैस था जो विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन क्रोमेट। उससे पता क्या होएगा, ये जो आपके पास सिन गैस है उससे हाइड्रोजन और ज्यादा बननी शुरू होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ एक अच्छा लीगेंड बिहेवियर होने की वजह से, लोन पेयर अवेलेबल होने की वजह से, ऑक्सीडेशन होना, और वैसे भी सब जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन की यील्ड आपके पास क्या होगी, बढ़ गई। और हाइड्रोजन को रिएक्शन कराना उतना आसान नहीं है बच्चे, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी हाई है, इट इज अप्रोक्सीमेट 436 किलो जूल पर मोल। तो आप कहना क्या चाहते हो, नटशेल बात करूं मुश्किल से 2 लाइनों में, हाइड्रोकार्बन या रेड हॉट कोक विद स्टीम सिन गैस से CO हटा दो। हाउ कैन वी रिमूव द CO? क्लियर? स्टीम से वापस रिएक्शन कराओ हाई टेम्परेचर पे, तो उसी सिन गैस के अंदर से हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड कैन इजीली कन्वर्टेड टू द CO2। ये कहना चाहता हूं मैं आपसे। ठीक है जी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है हाइड्रोजन की बीडी बड़ी ज्यादा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कोई आसान नहीं है।
इसका रिएक्शन करना कोई इजी टास्क नहीं है। और बाकी आपको बताया हुआ है हाइड्रोजन ऑलवेज रिड्यूसिंग है, चाहे ये H+ फॉर्म में हो, चाहे H- फॉर्म में हो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हो, चाहे तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हो, चाहे जिंक के साथ HCl हो, या फिर PTPD निकल के साथ में हाइड्रोजन हो। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही हमारी केमिस्ट्री में बार बार यूज आ रहा है। ठीक है जी। अब इन सब काम को करने का एक बड़ा आसान सा तरीका बच्चों के सामने बना दिया। मैंने कहा ना कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी आपको याद रखनी है, मतलब रिएक्शंस याद रखनी है। तो आप ना पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के नाम बोलना शुरू कर दो। जैसे मैं बोल रहा हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये एस ब्लॉक में भी हमने पढ़ा था, ये सारे के सारे क्या बना देते हैं? हाइड्राइड्स, LiH, NaH, KH, RbH, CSH, ऐसे करके हाइड्राइड्स बना देंगे। तो जो हमारा डन हुआ उसको हमने कैंसिल मार दिया यहाँ से। अगर मैं सेकंड डे की बात करूं, BeH2, MgH2, CH2, ये लो जी। अब मैं थर्ड डे पे जा रहा हूं, थर्ड ए, बोरोन का B2S6 पी ब्लॉक एलिमेंट आज हम शुरू करेंगे। क्लियर? उसके नीचे एल्यूमिनियम AlH3 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एटसेट्रा। कार्बन से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? उधर से ऑक्सीजन फैमिली से वाटर और H2O2, नाइट्रोजन फैमिली से अमोनिया, हाइड्रोजन, आगे हेलोजन फैमिली से HF, HCl, HBr, HI। तो रट्टे मारने की नीड नहीं है, अमोनिया भी बनता है। किसी मेटल का रिडक्शन करके उससे मेटल लिबरेट कर देता है ये। तो आपको उसको क्रैम करने की नीड नहीं है, थोड़ा सा अपनी थिंकिंग बढ़ाओगे ना। तभी मैंने आपसे कल भी बोला था जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो H2O2 एंड हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर है, वो दोनों कहीं और मिलते ही नहीं है, जबकि ये सब चीजें आपको बार बार मिलेंगी। मैं एस ब्लॉक पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट डे रिएक्ट विद हाइड्रोजन, सेकंड डे रिएक्ट विद हाइड्रोजन, थर्ड डे रिएक्ट विद हाइड्रोजन हाइड्राइड्स, फोर्थ डे रिएक्ट विद हाइड्रोजन हाइड्राइड्स, SiH4 बनता है, सिलेन्स कहते हैं जिनको। ठीक है जी। अब मैं इसके ना आइसोटोप्स पे जाने में इंटरेस्टेड हूं। आइसोटोप्स ये एनसीईआरटी की टेबल ही है। आइसोटोप्स इनमें से नीट में से इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी ना कभी निकल आएगा। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आपसे बात करता हूं, ध्यान से देखना और सुनना। ना ना बताता हूं, अभी बताता हूं, ये मेरा काम, मैं बताता हूं अभी। पहली बात, तो मैं रिलेटिव अबंडेंस की बात करूं, क्लियर है? तब सिर्फ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम ट्राइटियम से ज्यादा है। और सबको पता है ये जो आपके पास ट्राइटियम है, क्लियर, ये मेरे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका जो आपके पास नेचर है 1H3, ये अपने आप को 2He3 में कन्वर्ट करता है। कुल मिला के रेडियो एक्टिव है। 12.3 ईयर्स हाफ लाइफ टाइम मानते हैं इसका। अब देखो वैल्यू याद नहीं करनी आपको। एटॉमिक मास टी का डी से ज्यादा, डी का एच से ज्यादा, एमपी टी का डी से ज्यादा, एच से ज्यादा, बीपी टी का डी से ज्यादा, एच से ज्यादा, डेंसिटी टी की ज्यादा, डी से डी की ज्यादा, एच से। क्लियर? एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वो तो रेडियोएक्टिव था इसलिए नाम नहीं लिया उसका, डी का ज्यादा। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डी की ज्यादा। क्लियर? और एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन डी की ज्यादा, जिसको आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हो आप लोग। बस एक बॉन्ड डिस्टेंस है जो दोनों की बराबर है। अब आप मेरे क्वेश्चन को समझने में इंटरेस्टेड हो तो पहला पॉइंट, इस पूरी टेबल से 3 क्वेश्चन। अबंडेंस की बात कर लें, HDT। दूसरा, रिमेनिंग ऑल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड डिस्टेंस दोनों की बराबर है H2D2 लिखकर। और बाकी सभी प्रॉपर्टीज में रिमेनिंग ऑल प्रॉपर्टीज, इसलिए कोई भी वैल्यू किसी भी बच्चे ने याद नहीं करनी है। क्लियर? रिमेनिंग ऑल, टी डी से और डी किससे? एच से ज्यादा है। कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो आपको इन्हीं में से निकालना है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम ट्राइटियम से। क्लियर? अबंडेंस में ज्यादा है, बॉन्ड डिस्टेंस में बराबर है। बाकी जितना कुछ भी है उसमें ट्राइटियम ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से ऑलवेज ज्यादा मिलेगा। जो भी नाम ले ले, आपको नाम भूल गए कि वो बीपी, एमपी, डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, पता नहीं किस किस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आपको आंसर पहले से तैयार मिलेगा। तो कोई भी इसमें क्रैमिंग नहीं करनी है आपने। 3 क्वेश्चन निकलेंगे बस ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी। अब इसके बाद है हाइड्राइड्स।
तो मेरे पास टोटल 3 टाइप के हाइड्राइड्स हैं, पहला आयोनिक, दूसरा कोवलेंट, पहला आयोनिक, दूसरा कोवलेंट और तीसरा इंटरस्टिशियल। तो मैं बच्चों को बोलता हूं आयोनिक जब याद करो ना तो हमारे वो 3 और 3.5 लेक्चर वाला आयोनिक बॉन्ड याद कर लेना कि क्रिस्टलाइन है, हाई एमपीबीपी है, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट है, क्लियर, फ्री और सोल्यूबल फॉर्म में ये कंडक्टर हैं। ये एमपीबीपी ज्यादा होने से, हार्ड होने से, क्रिस्टलाइन होने से एस ब्लॉक के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एस ब्लॉक तो हमने पढ़ रखा है, एस ब्लॉक वाले जितने भी थे, एस ब्लॉक वाले जितने भी थे सब सॉफ्ट थे, क्लियर। लिथियम को थोड़ा बहुत छोड़ दो तो उनके कंपैरिजन में ये जो हाइड्राइड बनेंगे बच्चे, उनके कंपैरिजन में ये जो हाइड्राइड बनेंगे ये हार्ड भी होंगे, क्रिस्टलाइन भी होंगे, डेंसिटी भी ज्यादा होगी। और आयनिक बनाता कौन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इक्का दुक्का छोड़ दें अगर, जैसे बेरिलियम है, फाजान्स रूल लग गया, बच्चे समझदार हैं, फाजान्स रूल लग गया तो उनका नेचर कैसा हो जाएगा, कोवलेंट। अदरवाइज बाकी क्या बना देंगे, सारे के सारे फर्स्टे वाले बाकी सारे क्या बना देंगे, क्लियर। तो ऑल आर द आयोनिक इन नेचर, सारी प्रॉपर्टीज आयनिक बॉन्ड वाली, आयनिक कंपाउंड वाली कॉपी पेस्ट कर दो, क्लियर ना। नॉन वोलेटाइल, कंडक्टिंग इन, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, जब जब कंडक्ट करवाना है तो मेल्ट करवा दो, सोल्यूबल कर दो, डेंसिटी जिनसे बन रहे हैं उनसे हायर है। उसके बाद है कोवलेंट। कोवलेंट में आपको पता है कि एक बॉन्ड बनना चाहिए शेयरिंग वाला। तो इनमें 3 कैटेगरीज बांट दी, इसमें भी मैं बच्चों को इस चैप्टर में रखता ही नहीं हूं, मैं उनको ना केमिकल बॉन्ड में ले जाता हूं। वहां ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शनल केसेस, जैसे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे B2H6 था, आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच, जिनके पास लोन पेयर पड़े हुए हैं, जैसे अमोनिया वाटर हो गए, ऑन द सेंट्रल एटम लोन पेयर है। जनरली आप ऐसे बोल सकते हो लुइस एसिड लुइस बेस इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। और नीदर लुइस एसिड नॉट लुइस बेस, वो है मीथेन। ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उतना ही है जितना अकॉर्डिंग टू द पीरियड होना चाहिए, 8। तो वैसे भी कोवलेंट है, क्लियर, एमपीबीपी कम होंगे, पी ब्लॉक वालों का करेक्टर है ये। और ये कंडक्शन शो नहीं करते हैं, चाहे पिघली फॉर्म में हो, चाहे ये वेपर फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। जो 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 फर्स्ट सेकंड के आयोनिक नहीं बना पाए थे वो यहां कोवलेंट बना देंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम एटसेट्रा। उसके बाद है हाँ जी, डन है, चलो। उसके बाद है मेटेलिक। अब मेटेलिक में अगर सॉलिड चैप्टर हमने पढ़ा हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। मेटेलिक में जो खाली जगह होगी ना सॉलिड्स के बीच, जब भी हम सॉलिड चैप्टर पढ़ेंगे वहां इंटरस्टिशियल स्पेस होता है बच्चे, ये वाली खाली जगह, वॉइड्स, उन वॉइड्स में हाइड्रोजन फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। इसी वजह से इनका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं बन पाता। दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक और मेटेलिक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है जी। अब ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक, ये देखो जी नॉन स्टोक्योमेट्रिक, क्लियर। टाइटेनियम H, जर्कोनियम H, VH, NiH, H ऐसा है कि साफ पता चल रहा है कि ये उस रेशो में नहीं है जिस रेशो में कंपाउंड को होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको लेकर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। 7, 8, 9 कौन हो गया, IUPAC वाला, 7, 8, 9 मैग्नीज वाला, उसके पड़ोस वाला, क्लियर, आयरन वाला ग्रुप, क्लियर, और उससे अगला वाला कोबाल्ट वाला ग्रुप, दिस इज नोन एज हाइड्राइड गैप। तो इसको बच्चों को मैं हाईलाइट करके बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में, करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाएगा, हाइड्राइड गैप बोलते हैं इसको। इन ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम फॉर्म्स। अब बच्चे कई बार पूछ लेते हैं सर व्हाई द हाइड्राइड गैप, तो मेरे को कहना पड़ता है कि हाइड्रोजन का साइज और इन मेंबर्स का जो साइज है, वॉइड्स का साइज है, वो मैच नहीं कर रहा। मतलब हाइड्रोजन उनके वॉइड से थोड़ी सी बड़ी है, उनकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, उनकी खाली जगह कम है, इसलिए हाइड्रोजन वहां ट्रैप नहीं हो पाया, इसलिए इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं बन पाए। और ग्रुप नंबर 6 में भी सिर्फ क्रोमियम बना रहा है, इन ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम फॉर्म्स हाइड्राइड, लेकिन वो गैप में नहीं आया, फिर वो ग्रुप पूरा गैप में नहीं आया।
तो 7, वैसे 6 भी मिला लो एक्सेप्ट क्रोमियम, तो 6 7 8 9 गैप है, हाइड्राइड गैप। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है बच्चे जगह, तो इनका ना स्ट्रक्चर बिगड़ गया, दैट्स वाई इनकी डेंसिटी कम हो गई। याद करो, आयोनिक की डेंसिटी बढ़ गई थी और इनकी डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। किसके कंपैरिजन में, जिनसे ये बन रहे हैं। और एक तो आपको सरफेस केमिस्ट्री से पता होएगा, सम ऑफ मेटल पीटीपीडी कैन अकोमोडेट अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इसी को ओक्लूजन बोलते हैं, एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन। आपने देखा होगा ट्रिपल को डबल से सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए एरो पे टीचर पीटीपीडी निकल लिख देते थे, पीटीपीडी निकल। आप कहते हैं यार पीटीपीडी निकल लिख दिया, हाइड्रोजन तो लिखा ही नहीं। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके अंदर एडजॉर्ब्ड है, एडजॉर्ब्ड पीटीपीडी निकल के अंदर। देखो, डेंसिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स इज लोअर देन दोज ऑफ मेटल फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। क्लियर, क्योंकि इसका क्रिस्टलाइटिस थोड़ा सा हमारे हाइड्रोजन के एंट्री करने से एक्सपेंड कर गया है। बाकी बच्चे डन है। फिर इसमें H2O2 वगैरह है, उसमें बॉन्ड एंगल बता रखा है, पोलैरिटी बता रखी है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता रखा है, और 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी बता रखी है। और तो कुछ इसमें स्पेशल आपको कम से कम H2O वाटर में तो दे नहीं रखा। तो मुझे लगता है इसकी रीडिंग आप अपने लेवल पे कर सकते हो थोड़ी सी, क्योंकि सारे अच्छे वाले पार्ट मैंने आपको रीड करवा के और क्वेश्चन जो निकल सकते हैं वो बता दिए। उसने वहां जाकर हार्डनेस को फिर बढ़ा देना है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहीं है, CO2 लगातार उसमें डले जा रही है मान लो, तो वो वापस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाकर उसको वापस हार्ड बना देगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सोल्यूबल फॉर्म, पानी में घुला हुआ ही मिलता है। अगर प्रेसिपिटेट बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट का वापस आपने पीपीटी बना दिया, उसी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस हो गया, तो फिर वापस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा उससे वो। पहले तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिपॉजिट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, अब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपसे गलती से कैलकुलेशन में ज्यादा डल गया, तो रिएक्शन रिवर्ट आकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट वापस बन जाएगा, इसलिए एक्सेस लेना नहीं है, कैलकुलेटेड अमाउंट उठानी पड़ेगी इसकी। बच्चे ये पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 13 शुरू हो रहा है, 13 11वीं क्लास वाला, 11th क्लास वाला। इस पूरे पेज पर मुझे दो ही बातें समझ में आती हैं, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करे, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करे। दूसरा मुझे जो समझ में आता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरा ns2np 1 to 6 कंप्लीट फ्रॉम 13 to 18। दूसरी बात, फिर मुझे इसके मेंबर्स नजर आने लगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है जी, 5 13 31 49 81। और मुझे फिर एक चीज और नजर आई स्पेशल, कि बोरोन और एल्यूमिनियम में डी नहीं है, लेकिन गैलियम इंडियम में डी की एंट्री हो गई है, और थेलियम में डी के अलावा एफ की भी एंट्री हो गई है। अब एफ थेलियम के कुछ कैरेक्टर बदलेंगे, क्या बदलेंगे भी देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि गैलियम से डी की एंट्री होती है और थेलियम से एफ की एंट्री होती है। एफ में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होते हैं, दैट मीन एंट्री मतलब इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होते हैं। अकरेंस एंड अबंडेंस, जो बोरोन है वो मेटलॉइड की कैटेगरी में जा रहा है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर हैं। बोरोन मेटलॉइड, मेटल नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर हैं। और बोरोन के जो मेरे पास ओर्स हैं या मिनरल्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं, पहला बोरिक एसिड है, दूसरा इस चैप्टर का स्टार बोरेक्स, फिर आपके पास कर्नाइट, ये उतना अच्छा नहीं है, और लास्ट वाला है आपके पास कोलिमेनाइट। बोरिक एसिड, बोरेक्स, कर्नाइट एंड कोलिमेनाइट। सुन समझ पा रहे होंगे? ठीक है जी। फिर मुझे इनकी परसेंटेज से नहीं देखना कि कौन कितना परसेंट है, ये और वो है, मुझे सिंपल टास्क लेना है, मुझे सिंपल टास्क लेना है कि मेरे को बोरिक एसिड और बोरेक्स, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मेरे दिमाग में रहने चाहिए। ये बोरोन के मेरे पास क्या हो गए हैं,
वेरी इंपॉर्टेंट ओर्स। चलो जी, उसके बाद एल्यूमिनियम के बारे में बता रखा है उसने। और एल्यूमिनियम तो तुमने 12वीं क्लास में भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ा दूंगा आपको लास्ट डे तक पहुंचते पहुंचते। बॉक्साइट, Al2O3.2 वाटर, नाम तो सुना होगा, बॉक्साइट। और एक है क्रायोलाइट, Na3AlF6, क्रायोलाइट, Na3AlF6, क्रायोलाइट। अच्छा जी, अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, फिजिकल ट्रेंड्स पे। वर्डिंग ध्यान से सुनते रहना, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को। एटॉमिक रेडियस जनरली क्या होता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीज। लेकिन यहां इंक्रीज होते होते एक जगह पे गड़बड़ हो गई। क्लियर? क्या? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, यहां जाकर बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थीलियम। बच्चे कहते ये क्यों हुआ? मैंने कहा ये इसलिए हुआ क्योंकि बोरोन से एल्यूमिनियम से गैलियम तक पहुंचते ही ना, गैलियम में सडन इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डी में एंटर किया तो इमीडिएटली, आप सारे बच्चे समझदार हो तभी आप लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है। क्लियर ना? वैसे इसका ईएनसी बढ़ गया, और ईएनसी बढ़ते आप सारे बच्चे जानते हो साइज क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन पे चला जाएगा। तो गैलियम का जो साइज है 135 पिकोमीटर, याद आप लोग मत करना, मैं तो इनफाइनाइट टाइम पढ़ा गया, मुझे याद हो गया। क्लियर? तो 135 7-8 पिकोमीटर 9 पिकोमीटर से डाउन चला गया गैलियम का साइज। ठीक है जी। अगर आप वर्ड सुनने में इंटरेस्टेड हो तो बोलो जी, ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जानते हो ना इसको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट इज द नेट चार्ज ऑफ, कभी टाइम लगा ना, वैसे लगेगा नहीं, ये तो फालतू की बात है, टाइम लगा तो आप लोगों के साथ ना इसकी कैलकुलेशन करते हैं स्लेटर रूल से। हो सकता है जिस जगह आप पढ़े हो वहां टीचर ने आपको बताई हो, वैसे जनरली बताते नहीं है क्लासेस में। स्लेटर रूल से इसकी कैलकुलेशन होती है, बकायदा सिंगल सिंगल एलिमेंट का ईएनसी निकलता है। इसको नेट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। इट इज नॉट न्यूक्लियर चार्ज, इट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है जी। तो वर्डिंग पढ़ते हैं जी हम लोग। एटॉमिक रेडियस तुम ही पढ़ो, चलो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, जो मैंने बोला वो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो सिर्फ एक ही वजह है, डी इलेक्ट्रॉन की एंट्री होते ही ईएनसी बढ़ गया, साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है जी। अब आयनिक रेडियस में कोई पंगा नहीं है, और इनऑर्गेनिक पढ़ाते हुए बच्चों से मैं बोलता हूं, फिजिकल पढ़ाते हुए बच्चों से बोलता हूं फॉर्मूलों का कलेक्शन कर लो। क्लियर? और इनऑर्गेनिक पढ़ाते हुए बोलता हूं जो एक जैसी बात बार बार आ रही है उसको काट दो। जैसे आयनिक रेडियस है, मुझे पता है कि बाहर वाला शेल टूट गया, अब सिर्फ एक ही चीज देखी जाएगी, क्या? कि +3 का रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आ रहा है। तो मुझे ईएनसी से कंट्रोल करता हुआ मिल रहा है, तो आयनिक साइज क्या हो गया? टॉप से बॉटम इंक्रीज। तो मैं चाहता हूं आयनिक साइज को काट दिया जाए, पेपर वाला पूछेगा भी नहीं, ये रेगुलर ट्रेंड है, मतलब टॉप से बॉटम बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। टॉप से बॉटम बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई, इशिता भारती, इशिता नए आए हो बच्चे क्लास में? आज तक तो मोबाइल पे लैपटॉप पे म्यूट सुना था, बच्चे भी म्यूट पे चले जाते हैं ना। चलो जो बात कर रहे हैं वो तो करते रहो, जिससे क्लास अच्छी निकलती रहे। एक सुबह क्लास ले रहा था 70 मिनट तो कोई बच्चा बोला ही नहीं, मेरा सिर दुखने लग गया 70 मिनट तक बोलते बोलते। हाँ जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या। आयोनाइजेशन एनर्जी साइज का पहले तो समझ लो, एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का साइज से, पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है आयोनाइजेशन। अब तो पीरियोडिक टेबल पढ़ना बंद ही कर दो, जब इनऑर्गेनिक पढ़ लोगे। आयोनाइजेशन एनर्जी का साइज से
ईएनसी से स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इसको समझते हो ना, स्क्रीनिंग, रिपल्शन का नाम है स्क्रीनिंग। ठीक है जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का साइज से क्या रिलेशन है? वैसे यहाँ पेनिट्रेशन लगाने की नीड तुम्हें है नहीं, वो लिमिटेड है बेरिलियम बोरोन के लिए। ठीक है जी। और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए हमें नीड नहीं है उन फैक्टर्स को बोलने की, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड फुल, नो नीड। अभी सिर्फ इन तीन बातों से सारा कंट्रोल हो जाएगा। तो बोरोन का साइज वेरी स्मॉलर है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना वेरी डिफिकल्ट है। तो बोरोन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम होना भी था। अब एक पंगा हो गया, जो इंडियम है ना बच्चे, उस पे हमें इंडियम, इंडियम के बाद थेलियम, सॉरी थेलियम जो है, थेलियम, इंडियम नहीं थेलियम, जो थेलियम है ना बच्चे, उस पे एक हाई, वेरी हाई क्या लग गया है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या चीज है? आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि थेलियम में एफ की एंट्री हो चुकी है और थेलियम जो आ रहा है इस जगह पे, सुबह रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा रहा था किसी को, तो वहां मैं उनसे इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहा था और साथ में ये भी बोले जा रहा था पी में पढ़ेंगे, पी में पढ़ेंगे, आपको भी पक्का बोला होगा तब, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको भी पढ़ाया था मैंने, वापस पढ़ाऊंगा। ये मेरे पास थेलियम है। अब सोचो 57 नंबर पे लेंथेनम हुआ, इसके बाद 58 से लेकर 71 तक क्लियर कौन हुए? एब्लोक हुए। इसके बाद 72 हाफेनियम से स्टार्ट करके मरकरी 80 पे एंड किया और 81 पे भाई साहब आ गए। तो इनके पास डी इलेक्ट्रॉन 1 से 10 भरे, इसमें एफ इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक भरे। अब सोचो इसमें नहीं भरा इलेक्ट्रॉन, आपके पास 6s6p में नहीं भरा इलेक्ट्रॉन, 5d में भरा इलेक्ट्रॉन, 4f में भरा, जबकि इसमें एक तो भर चुके थे इलेक्ट्रॉन, इसमें एंटर किया फिर इसमें एंटर किया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। उस वजह से इसका ईएनसी वेरी हाई हो गया और ईएनसी ज्यादा होते ही बच्चे जितने भी बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और अगर ईएनसी बढ़ गया तो आपके पास एक जबरदस्त आंसर बनेगा, हाई ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो मेरे से कोई पूछेगा व्हाई बोरोन इज ऑन फर्स्ट नंबर इन द आयोनाइजेशन एनर्जी, माय आंसर इज वेरी स्मॉल। थेलियम हाई ईएनसी, गैलियम एल्यूमिनियम में तो कोई बात करनी ही नहीं है क्योंकि भी थोड़ी देर पहले बताया था गैलियम का साइज स्मॉलर हो गया है। अब इंडियम बेचारे को ना तो स्मॉलर साइज मिला, ना हाई ईएनसी मिला, क्लियर, ना आपके पास इसका साइज उतना स्मॉलर हो पाया, तो सबसे लास्ट में कौन रह गया? आईएन, मतलब इंडियम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम वाले डिस्कस करते हैं, तो गलती से भी मत भूल जाना, इवन लॉजिक भी नीचे लिख लेना। व्हाई बोरोन इज इन टॉप? स्मॉलर साइज। व्हाई थेलियम इज ऑन द सेकंड नंबर? वेरी हाई ईएनसी। और इस बात का भी जवाब होना चाहिए व्हाई द वेरी हाई ईएनसी, क्योंकि ये दो ऐसे शेल फेस कर चुका है जिनका ईएनसी एक्सट्रीमली हाई है पहले से ही। वो कौन कौन है? n-1d एंड n-2f। लो जी, डेंसिटी की बात करें तो इसमें मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है क्योंकि डेंसिटी में डी ब्लॉक में ज्यादा डिस्कस करता हूं वैसे ना। वैसे इनका डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द, तो मैंने सिंपल लिख दिया टॉप टू बॉटम इंक्रीज। एक हल्की सी बात है, आपके आसपास देखो सारा मैक्सिमम स्ट्रक्चरल मटेरियल एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होने की वजह से इसको हम लोग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। कोई रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछेगा, आप ज्यादा समझदार हो, अब सारा रेडॉक्स चैप्टर, सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके दिमाग में, तो जिसका भी ई नोट जितना कम होएगा दैट बिकम्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और एल्यूमिनियम का पता आपको -1.66 है, एल्यूमिनियम का -1.66 है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बोरोन को आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बोरोन वेरी स्मॉलर है, बोरोन वेरी हार्ड है, बोरोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बहुत नौटंकी करता है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन ही डोनेट नहीं कर रहा तो काहे का रिड्यूसिंग एजेंट। और वैसे भी बोरोन ना B12 के फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, B12 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है जी। अब डिस्कशन करते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का।
टॉप टू बॉटम डिग्रीज का ऑर्डर दे दो, लेकिन थेलियम में जाके थोड़ा सा आपको ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि मैंने बच्चों को बार बार समझाया है EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ENC दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ENC एंड EN दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका ENC ज्यादा होएगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाना है। हम शायद पीरियोडिक टेबल भी पढ़ चुके हैं, वहां भी ऐसा जिक्र किया था हमने आपसे। लो जी, ये देखो बोरोन एक्चुअल में ऐसा दिखता है। तो बोरोन अगर ऐसा दिखता है, B12 क्रिस्टलाइन है, हाई मोलिकुलर वेट हो गया इसका, अकेले बी नहीं, B12 बनने से। क्लियर? इसको एक्चुअली एक शेप आता है इसका इकोसाहेड्रल। 20-20 फेस होते हैं, इसके 20-20 फेस होते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल होता है ना, ऑक्टाहेड्रल होता है ना, वैसे इकोसाहेड्रल। इकोसेन होती है ना, जैसे हमारे एल्केन चैप्टर में 20 कार्बन वाला एल्केन इकोसेन, वैसे ये आपके पास है इकोसाहेड्रल। इसका शेप है, 20 फेस है इसके अंदर। लेकिन कुल मिलाकर आप वापस इसी चैप्टर में आ जाओ, तो कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं सर बोरोन का MP इतना ज्यादा क्यों हो गया। मैंने कहा बोरोन ना क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक जाइंट मोलिक्यूल है, बी नहीं, B12 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। ऐसे एक एक नहीं, ढेरों है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो इसका MP एक्सट्रीमली हाई हो गया। और मैंने बच्चों को फिर एक बात बोलनी है, जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, जहां रेगुलर ट्रेंड हो ना, वहां कोई भी बकवास मत किया करो, सिंपल टॉप बॉटम करते हुए आ जाओ, बस बात खत्म है। एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ो चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ो, अपने आप को परेशान मत करो, अपने आप को इजी मोड में लेकर आओ। क्लियर ना? मैंने हमारे इंस्टीट्यूट के ना जो अच्छी अच्छी रैंक पे बच्चे सेलेक्ट हो गए, उनको ये चीज बताई, तो वो बच्चे भी ऐसे करने लग गए थे। वो कहते सर मुझे याद है। मैंने कहा काट दे इसको, याद है तो। क्लियर? अब तू वापस नहीं पढ़ेगा इस बात को। अब यार वाटर का sp3 हाइब्रिड स्टेटस को मैं बार बार पढ़ के अपने लाइफ का 3 सेकंड में खराब क्यों करूं। और 3 सेकंड अगर मैं पूरे टिल द एग्जाम 20 बार ऐसा कर गया उस लाइन को पढ़ने में, तो भी आप 20 मल्टीप्लाई विथ 3 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट तो आपकी लाइफ का बर्बाद हो गया ना। 1 मिनट एक क्वेश्चन होता है उस देर में, तो वो काम मत करो। अब मुझे पता है MP और BP का एक रेगुलर ट्रेंड और बोरोन का ज्यादा है। देखो ना रेगुलर, तो मैंने टॉप से बॉटम डिग्री ये लगा दिया, यहाँ BP लिख दिया। मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं, अब नहीं तुमने पढ़ना है। और यहां जाकर बोरोन का MP ज्यादा क्यों हुआ उसकी वजह बता दो, क्योंकि वो एक्चुअल में तुम्हें एक स्ट्रोंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म में देता है। बस इनफ है। गैलियम का BP 2303 डिग्री सेंटीग्रेड है, MP 30 डिग्री है। तो इसका गैलियम का हम ना यूज करने लग गए। इसके अंदर इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? यूजफुल मटेरियल फॉर द मेजरिंग हाई टेम्परेचर। देखो इतने पे पिघल जाएगा, इतने पे जाके बॉइल होएगा, तो अच्छी खासी रेंज इसमें कवर होती है, अच्छी खासी रेंज कवर होती है। ठीक है जी। अब मैं बच्चों को इनवाइट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए कि आप ये जल्दी से इस टेबल को एक बार ऑब्जर्व कर लो। पीछे जितना भी पड़ा है सारा इसके अंदर पड़ा हुआ है। मैं 1 मिनट चुप हूं अब। ये कौन पूछ रहा है? इतिका की आवाज लग रही थी मेरे को। ये क्या गया? प्लेइंग म्यूजिक सेटअप प्रोफेशनल ऑडियो, ये मेरे आ रहा है। इतिका 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 मुक्का खाएगी लड़की तो मेरे से अब। ओ इतिका, यस और नो बोलो। इतिका मुक्का खाएगी लड़की, यस और नो? कहती ओके। ऐसे थोड़ी मुक्का खाना होता है। इतिका को मुक्का पड़ेगा, मुक्का, डिजिटल मुक्का पड़ेगा। ओए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये, ठीक है? ठीक है जी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखो ये गड़बड़ हुई है हल्की सी। और बस बाकी तो क्या था। हाँ जी बोलो। ना ना रेगुलर नहीं है, BP का रेगुलर ऑर्डर है। BP का मैंने
एमपी में रेगुलरिटी लिखी नहीं बेची, देखो मैंने लिखा ही नहीं कहीं भी, बीपी में लिखा है सिर्फ, एमपी मैंने नामो निशानी नहीं दिया, मैंने सिर्फ बोरोन पे फोकस किया कि उसका ज्यादा क्यों हुआ। जनरली बच्चे मेरे से पूछने जो आते हैं ना, मैं उन क्वेश्चन को ज्यादा हाईलाइट करता हूँ जो मेरे पास ना इनफाइनाइट टाइम पूछे जा चुके हैं, 11th ड्रॉपर, 12वीं रिवीजन, क्लियर। जो बच्चे बार बार पढ़ते हैं ना वो तो इतना खा जाते हैं ना इन लाइनों को, क्लियर, तो वो बार बार पूछते हैं सर व्हाई द बी इज ऑन द हायर। मैंने कहा बी छोटा है, पैकिंग भी अच्छी है, और वैसे भी आपके पास दूसरा वर्जन देखो तो इसका भी 12 फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हाई एमपी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसकी वजह मैंने अभी आपको बताई है, रेगुलरिटी नहीं है। देखो यहाँ बढ़ा, यहाँ सॉरी डिक्रीज किया, यहाँ डिक्रीज किया, यहाँ जाकर फिर पंगा पड़ गया, तो इसमें तो ज्यादा बोदर मत करो, सिर्फ एमपी वाले प्रोसेस को संभालो, काम हो जाएगा। बोरोन के एमपी को संभालो, काम हो जाएगा। उसमें एफ ब्लॉक आ गया ना बच्चे, 0.1 से इंक्रीज की क्योंकि इस पे ईएनसी इंक्रीज कर गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसे स्लाइटली इंक्रीज कर गया। और बोलो फिर मैं बात पूरी सुनूंगा पहले। हाँ वो 0.1 से इंक्रीज किया, और वैसे भी ना मुझे लगता है कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप नंबर 13 डिस्कशन में नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि हम जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक समझ के चलते हैं, तो इसकी बात ही नहीं करते। पेपर वाला भी नहीं करेगा, पेपर वाला रेडियस पूछ सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ सकता है, क्लियर ना, आपसे वो रिड्यूसिंग नेचर पूछ सकता है, इवन एमपी बीपी भी वो अवॉइड ही करेगा, और उसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट पूछ सकता है आपसे। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप एक्सपर्ट बन चुके हो, यही आएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर। तो आपको समझना है मैक्सिमम क्या है, +3 है, मिनिमम इनका +1 है, मिनिमम इनका +1 है, और जो आपके पास थीलियम लेड बिस्मथ है, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो हैवी एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो हैवी एलिमेंट्स हैं, वो लेड, थीलियम लेड बिस्मथ 81, 82, 83, थीलियम लेड बिस्मथ 81, 82, 83, इनका 3 की जगह 1, 4 की जगह 2, 5 की जगह 3, 3 की जगह 1, 4 की जगह 2, 5 की जगह 3। क्यों? पेयर बिकम्स इनर्ट, और आप स्मार्ट हो, ये बातें आप पहले सुन चुके हो, NH2 पेयर इनर्ट हो गया। Why this pair inert? Why this pair inert? Why this pair inert? इसकी अनपेयरिंग डिफिकल्ट क्यों है मेरे भाई? थीलियम पे, वैसे भाई तो कोई है ही नहीं यहाँ पे ना, मैं अकेला ही हूँ भाई, तो थीलियम लेड बिस्मथ इन सब पे NH2 NP6, ये जो पेयर था ना बच्चे हैवी वालों पे, कोई कहे यार गैलियम शो कर रहा है पेयर बिकम्स इनर्ट, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं। इंडियम शो कर रहा है पेयर बिकम्स इनर्ट, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कौन शो कर रहा है पेयर बिकम्स इनर्ट? कौन शो कर रहा है पेयर बिकम्स इनर्ट? तो उसका जवाब मुझे देना पड़ता है 81, 82, 83, इवन मैं 84 पे भी नहीं लगाता, वो रेडियो एक्टिव है। सुन पा रहे हो क्या कह रहा हूं? ठीक है ना। तो थीलियम ने, अब मेरे से क्वेश्चन बनने लगे, चाहे तो चेक कर लेना 2017, 18, 19 के क्वेश्चंस में पड़ा हुआ है, टेंडेंसी टू फॉर्म द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ग्रुप नंबर 13, तो आपका आंसर होना चाहिए टॉप टू बॉटम इट विल बी इंक्रीज। स्टेबिलिटी ऑफ +3 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, योर आंसर शुड बी डिक्रीज। What is the reason behind the pair becomes inert? Your answer should be lengthened contraction. इसको आप लोग पढ़ोगे, ना समझ में आए तो मेरे से बात करोगे कि पेयर इनर्ट क्यों हो रहा है, पेयर इनर्ट क्यों हो रहा है। ठीक है जी, पक्का समझ में आ गया ये? लो जी, अब इनमें क्वेश्चंस थे +3 की टेंडेंसी, मैंने कहा टॉप टू बॉटम डिक्रीज, +1 का टेंडेंसी टॉप टू बॉटम इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ +1 टॉप टू बॉटम इंक्रीज, इंडियम का +1 ज्यादा स्टेबल है, +3 टॉप टू बॉटम डिक्रीज, थीलियम का +3 अनस्टेबल है। मान लो थीलियम +3 में आ भी गया तो मेरे भाई ये इमीडिएटली अपने आप को रिड्यूस करेगा +1 पे, दैट्स व्हाई इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थीलियम +3 वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेडॉक्स चैप्टर, थीलियम +3
It is very good reducing agent, oxidizing agent. Why? Because itself converted to थेलियम प्लस वन immediately. ऐसा क्यों? क्योंकि इसका प्लस थ्री बन ही नहीं पाता, जब बना तो वापस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, और वैसे भी थेलियम प्लस थ्री में इसका ई नोट प्लस में है। लेकिन मैं इतना तामझाम करूं क्यों? सिंपल तो आंसर मेरे को समझ में आ रहे हैं। प्लस वन का टेंडेंसी टॉप टू बॉटम इंक्रीज, प्लस थ्री डिक्रीज। अगर कोई बॉटम वाला हैवी एलिमेंट प्लस थ्री में चला गया तो पक्का ऑक्सीडाइजिंग। अगर कोई ऊपर वाला एलिमेंट प्लस वन में चला गया तो रिड्यूसिंग, क्योंकि वो प्लस वन में अनस्टेबल है। देखो ना, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मोमेंट आयंस। अगर इंडियम प्लस वन में और थेलियम प्लस वन में तो कंफर्ट है, इंडियम प्लस वन में कंफर्ट नहीं है। और फिर वही बात कि जब भी अपने आप को कोई प्लस वन से प्लस थ्री में बदलेगा, जब भी कभी कोई अपने आप को प्लस वन से प्लस थ्री में बदलेगा, if it will change the plus 1 to plus 3 mean itself oxidize, works as reducing agent. लो जी, मोनोहेलाइड्स ऑफ गैलियम एंड इंडियम। मैंने कहा जी मोनोहेलाइड्स ऑफ गैलियम एंड इंडियम, मोनोहेलाइड्स ऑफ गैलियम एंड इंडियम ये अगर बन गए तो इमीडिएटली डिसप्रपोर्शनेशन, स्टेबल ही नहीं है बच्चे। थेलियम को छोड़कर किसी का भी प्लस वन स्टेबल है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। तो इन्होंने करना डिसप्रपोर्शनेशन। ये क्या होता है? रेडॉक्स चैप्टर में डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब था साइमल्टेनियस रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। साइमल्टेनियस रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। प्लस वन चेंज टू जीरो एज वेल एज प्लस थ्री, प्लस वन चेंज टू जीरो एज वेल एज प्लस वन प्लस थ्री। देखो एक ही चीज को कितनी बार हाईलाइट किया हुआ है। अब इसके नीचे एक आपको क्वेश्चन लिख कर दिया गया है, थ्योरी लिख कर दी है कि इंडियम गैलियम कभी कभी मुझे प्लस टू में दिखते हैं। मैंने कहा ये रियल प्लस टू हो ही नहीं सकता, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ही प्लस वन होएगा या क्या होएगा प्लस थ्री, ये प्लस टू हो ही नहीं सकता। वो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, प्लस वन प्लस थ्री का कंबाइंड फॉर्म, GaCl4, InCl4 और कलेक्टिवली Ga2Cl4 In2Cl4, और इसका एम्पेरिकल क्या बन गया? GaCl2 InCl2। तो मेरे से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया इंडियम एंड गैलियम प्लस टू में एग्जिस्ट करते हैं, मेरा आंसर क्लियरली नो है, क्लियरली नो है, क्लियरली नो है। अपीयर्स एज दो इन गैलियम इंडियम इन प्लस टू, बट दिस इज नॉट सो, बिकॉज इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस प्लस वन और प्लस थ्री ही है, प्लस वन और प्लस थ्री ही है। तो बार बार मेरे को सुन लो आप लोग, क्या ये प्लस टू में मिलेंगे? योर आंसर क्लियरली नो, क्लियरली नो। ये क्वेश्चन पढ़ने हैं भैया आपने, क्वेश्चन पढ़ने और आंसर अपने आप सोचना है। सो गए क्या? पक्की बात? पहले का आंसर समझ में आ गया, दूसरे का भी आ गया, तीसरे का भी आ गया, श्योर है? केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुनो। एक लाइन है बड़ी सिंपल सी, बोरोन फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट। बनाना ही था, बनाना ही था, क्योंकि बोरोन साइज में क्या है? स्मॉल है। अब आप फजांस की आत्मा को जगाओ एक बार, फजांस की आत्मा जागेगी तो क्या कहेगी? जिनका भी साइज स्मॉल होएगा उनके कंपाउंड्स क्या बनेंगे? कोवेलेंट, ड्यू टू हाई डिस्टोर्शन पावर, हाई पोलराइजेशन पावर। और जैसे जैसे टॉप से बॉटम जाओगे, श्योर है साइज इंक्रीज कर रहा है आयंस का, आयंस का, आयंस का। वैसे वैसे इनका नेचर, वैसे वैसे इनकी टेंडेंसी कोवेलेंट बनाने की जगह पे किसकी तरफ बढ़ेगी? आयनिक की तरफ।
सबसे पहले क्या कर रहे हो जी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, और मैं एस ब्लॉक करवाऊं चाहे पी ब्लॉक करवाऊं चाहे डी ब्लॉक करवाऊं चाहे कोई भी चैप्टर करवाऊं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन CO2 वाटर उसका कंटेंट बताता हूं कि एयर में ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन 78%, CO2 0.03%, रिमेनिंग वाटर वेपर्स, बाकी एरोजन्स भी रहेंगे, हीलियम नियोन ये सब जो भी है। कुल मिलाकर मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में सोचना, ये सब पढ़ना छोड़ दो, यहां आके काम करो सीधा विद ऑक्सीजन। यही तुम्हारे नोट्स होने चाहिए फाइनल एग्जाम के लिए, जो भी डेट आएगी, मेटल प्लस या एलिमेंट प्लस O2 M2O3 एक्सेप्ट 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 थीलियम, थीलियम को छोड़कर। अब थीलियम में क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई, वो +1 में रहता है, क्लियर। अब फिर वही बात आई यहां पर, क्या बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिएक्ट्स इन अमोर्फस, क्योंकि अमोर्फस बनने पर उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री। और अनरिएक्टिव, क्योंकि अनरिएक्टिव में इसका MP बड़ा खतरनाक था, BP बड़ा खतरनाक था इसका, तो ये बोरोन अनरिएक्टिव है कब, क्रिस्टलाइन। और एल्यूमिनियम भी कोई कम नहीं है, एल्यूमिनियम तो इससे बड़ा नौटंकीबाज है, एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, शायद कल बता रहा था मैं आपको, एल्यूमिनियम मेक्स द लेयर ऑफ ऑक्साइड M2O3, दैट्स व्हाई बिकम्स। और यही तो आपके आसपास में जितना भी एल्यूमिनियम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लीस्ट रिएक्टिव हो गया, क्योंकि उस पर ना एक हाईली अनरिएक्टिव लेयर बन गई Al2O3 की, हाईली अनरिएक्टिव लेयर बन गई Al2O3 की, हाईली अनरिएक्टिव लेयर बन गई। अब फर्दर अटैक नहीं होंगे उस पर, फर्दर अटैक नहीं होंगे। अब जितने भी ऑक्साइड्स बने ना, अब पेपर वाला पक्का उनके नेचर पूछेगा। तो पहला कौन है, B2O3 एसिडिक, अगले दो एम्फो और लास्ट के दो बेसिक बेसिक, टॉप टू बॉटम बेसिसिटी एज यूजुअल बढ़ेगी। सबसे अच्छा बेस Tl2O, उससे कमजोर बेस इंडियम 2O3, उससे कमजोर, मैंने कहा दोनों नेचर है Al2O3 का और Ga2O3 का, कैसा नेचर है, एम्फो, एसिडिक भी और बेसिक भी है। और जो आपका फर्स्ट नंबर वाला है बोरोन, बोरिक एसिड बनता है इससे, B2O3 में पानी डाल दो तो क्या नेचर का हुआ, एसिडिक। तो इसलिए मैंने बच्चों को एक कोड सिखा दिया 1 2 2, एसिडिक एम्फो बेसिक बेसिक, एसिडिक एम्फो बेसिक बेसिक, ये कोड सिखा दिया बच्चों को, एसिडिक एम्फो बेसिक बेसिक 1 2 2। क्या आप नींद में हैं, पक्की बात, ये सारी बातें क्लियर हो गई। मुझे लगता नहीं इसको पढ़ने की नीड आपको, ये सेम एज सच आपके सामने मैंने बोल दिया है। पहला काम होता है कोई भी इनऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ो तो हेडिंग पकड़ लो, रिएक्टिविटी भी तो एयर बात कर रहा है, चलो पहला फॉर्मूला M2O3 एक्सेप्ट थीलियम, उसमें कोई स्पेशल करेक्टर तो बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्ट नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट ही इतना ज्यादा हो गया B12 के फॉर्म में। फिर उसका नेचर बता के परे करो उसको 1 2 2, एसिडिक एम्फो बेसिक बेसिक, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा लो तो 78% वाले पार्ट पे जाना, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा लो तो 78% वाले पार्ट पे जाना। नाइट्रोजन तो खुद ही निकम्मी है एक नंबर की, क्योंकि इसका तभी तो 78% है बच्चे, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो जबरदस्त है, 1000 किलो जूल अप्रोक्स लिख रहा हूं पर मोल। 12th क्लास का नॉर्मली क्वेश्चन रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट के 15th ग्रुप से, NN ट्रिपल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्डिंग के MOT से क्वेश्चन रहा है, NN ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन डिफिकल्ट है। आपके बायो का क्वेश्चन रहा है नाइट्रोजन साइकिल करके, N2O2 अपर एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होकर NO में बदलते हैं, फिर ऑक्सीडाइज होते हैं, फिर वाटर से मिलकर HNO3 बन के फिर सोइल के थ्रू प्लांट्स में एंटर करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बोलते हैं उसको। और इसके अलावा वो लेग्यूमिनेसी टाइप से कुछ होता है, पल्सेस वगैरह कुछ क्या होती है मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं उसका, क्लियर। वो एक्चुअली नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया वो इसको क्या करता है, फिक्सिंग करता है, इज इट, ऐसा कुछ होता है ना। तो नेचर ने हमें नहीं दिया, हम इनहेल कर गए 78% नाइट्रोजन, हमारे अंदर चली गई और उसी फॉर्म में बाहर आ गई। लो कर लो बात, नाइट्रोजन इतनी ज्यादा मजबूत है, इतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो सोचो
बोरोन जैसा और एल्यूमिनियम जैसा एलिमेंट की प्रेजेंस में तो इसका बॉन्ड ब्रेक हो सकता है हाई टेम्परेचर पे, अदरवाइज भूल जाओ। चेक करना चाहते हो चेक कर लो हाई टेम्परेचर, बाकी नहीं करेंगे इजीली इनके साथ। तो हर एक चीज का लॉजिक है एक, इनऑर्गेनिक पढ़ो, ऑर्गेनिक पढ़ो, फिजिकल पढ़ो, हर बात में लॉजिक है, हर बात में लॉजिक है, क्रैमिंग तो है ही नहीं। और जब दूसरा राउंड डालोगे ना, आप एंजॉय कर रहे हो यार ऐसा था ये पी ब्लॉक, तो बड़ा ही आसान है, हम तो इग्नोर करते रहे। और मैक्सिमम बच्चे मुझे बोलते हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, कहते हम तो पढ़ते ही नहीं इनऑर्गेनिक, जितना मिल जाता है काम चला लेते हैं, सबसे गंदा यही है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट लो तो बहुत अच्छा भी है। और हमें अप्रोक्सीमेट हाइड्रोजन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और पढ़ते पढ़ते 51 मिनट्स हो चुके हैं अब तक। उबासियां तो मार नहीं रहे, तो किसी ने उबासी ली अब तक? सोचो, मतलब इंटरेस्टिंग तो ये भी है। ओए यक्षिता, तुम कहती इंटरेस्टिंग नहीं है? यक्षिता ने कहा मैं समझ गया, तुम्हारा मजाक कर रहा हूँ ना। चलो, बोरोन का नाइट्रोजन से रिएक्शन होएगा, एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन होएगा, तो बोरोन एंड एल्यूमिनियम इनका आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक ठाक था, दैट्स व्हाई दिस रिक्वायर्स द हाई टेम्परेचर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, उतने में नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये लॉजिक मैंने आपको एस ब्लॉक में भी बताया था बच्चे, कि लिथियम का सिंपल ऑक्साइड क्यों बनता है और सोडियम का पर ऑक्साइड एंड पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड क्यों बनता है, बस यही फंडा यहां लग रहा है। लिथियम रिक्वायर्स हाई एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन and that energy is used to break the bond of O, but potassium is not capable, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, सो पोटेशियम इज नॉट कैपेबल टू ब्रेक द बॉन्ड, मतलब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, उतनी एनर्जी मेरे को चाहिए ही नहीं है, और उतनी एनर्जी नहीं चाहिए तो ओ का सिंगल बॉन्ड टूटेगा, या फिर O2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। वही सेम फंडा यहाँ है। बोरोन का साइज स्मॉलर है, हाँ जी है, फिर क्या हुआ, जितनी एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में चाहिए उतने में नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, एंड वी कैन मेक द BnAlN, इट्स अ बोरोन नाइट्राइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक ग्रेफाइट, इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट जैसा है, इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट जैसा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल वालों को बड़ा बढ़िया लगता है ये वाला क्वेश्चन, मेडिकल के एग्जाम में बहुत बढ़िया लगता है उनको ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है? इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक ग्रेफाइट, उसमें भी एक sp2 हाइब्रिड लेयर है, इसमें भी एक sp2 हाइब्रिड लेयर है, वहां CC है, और यहां भी 12 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा में चेक कर लो, 5+7 5+7, क्लियर ना, 5+7 5+7 5+7 5+7 5+7, और वहां भी 5+7 है ना, वहां 6+6, यहां भी 12, वहां भी 12। तो इस पूरे बोर्ड पे काम की बात क्या हुई, बोरोन नाइट्रोजन कैनफॉर्म नाइट्राइड, बाकी सब नहीं बना रहे, उतनी एनर्जी नहीं है, और जितने तुम्हारे पास पीछे ऑक्साइड्स बने थे, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, बोरिक एसिड, हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरोन, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक, गैलियम एम्फोटेरिक, इंडियम बेसिक, थीलियम OH बेसिक, थीलियम फॉर्म्स TlOH, नॉट TlOH होल थ्राइस, वही सेम इनट पे इफेक्ट। इस चैप्टर में पूरा पी ब्लॉक आएगा, 13 14 15 16 17 18, पहली बात। फिर आएगा आपका हाइड्रोजन, दूसरी बात, फिर तीसरा आएगा मेटलर्जी। तो इस बार इनऑर्गेनिक की सेल लगी हुई है खतरनाक वाली, मतलब इनऑर्गेनिक आएगी पूरी, 11वीं 12वीं मिक्स। तुम कल गायब होगी थी अदिति? ओके, अगले राउंड में शायद मोल कॉन्सेप्ट है आपके, मुझे ऐसा लगता है इस टेस्ट के बाद। अच्छा जी, नेचर की बात करूं तो ये मेरे ख्याल में कवर हो गया, ये पढ़ा हुआ सारा का सारा। 122 का कोड, ठीक है, 122 का कोड। देखो ना, ये बोरिक एनाड्राइड सिखाया मैंने, कि बोरिक एनाड्राइड, ये मैंने लिखा BOH OH OH बोरिक एसिड, BOH OH बोरिक एसिड। तो आप करते क्या हो, इसमें से वाटर का रिमूवल, वाटर का रिमूवल, और वाटर का रिमूवल करने से स्ट्रक्चर पता है क्या बन जाता है, BOH OH, तो ये सेफ पड़े हुए, BOH OH सेफ पड़े हुए, और ये BOB बन गया। तो कुछ लोग ना केमिकली खुश होते रहते हैं, B2O3 स्ट्रक्चर बनाते नहीं है, जो कि B2O3 को स्ट्रक्चरली पता है कैसे लिखना होता है, BOB
OH होल ट्वाइस, OH होल ट्वाइस। और पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज अ हाइब्रिड स्टेट ऑफ B2O3। जनता परेशान, स्ट्रक्चर बनते नहीं है, परेशान होते रहते हैं। फिर यहां से वापस वाटर निकलेगा, फिर वाटर तो एग्जैक्टली B2O3 फॉर्म में एम्पेरिकली शो कर दोगे इसको आप, एम्पेरिकली। और जितने बच्चे क्लास में हैं इनमें से मैक्सिमम जनता को पता है एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं। सुना कभी? 2 OH on 1 कार्बन, 1 OH 1 मिथोक्सी on 1 कार्बन, 1 OH and 1 NH2 on 1 कार्बन, 1 Cl and 1 OH on 1 कार्बन। ये सारी की सारी कंडीशंस कैसी हैं? अनस्टेबल। सुना है कभी ये वाली बात? तो ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, कोई वजह पता है क्यों ऐसा होता है कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल क्यों है? ऐसे ना करो यार इतिका, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल क्यों है? इतिका ने मना किया। अच्छा, CCl4 स्टेबल है कि अनस्टेबल है? CCl4 स्टेबल है, स्टेबल है ना, इसमें तो नहीं लगी स्टेरिक हिंड्रेंस। कार्बन ऑक्सीजन तो बड़ा खतरनाक पोलर बॉन्ड है, और कम से कम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से तो कम लेंथ ही है, वो एनर्जी तो ज्यादा ही है। दूसरा रीजन भी फेल हो गया। फिर तो CCl4 भी बल्कि है बच्चे, CCl4 तो बहुत अच्छा सोलवेंट है। सब तुक्के मार रहे हैं ना? क्यों, यही तो पूछ रहा हूं, क्यों 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 क्यों? जवाब दिया जाए। चलो सरेंडर करके। मुझे लगा कोई तो बोलेगा। देखो जो मैंने लिखा उसको देखकर तुम हिंट लगा सकते थे, तुमने ना एप्टीट्यूड नहीं लगाया, तुम लिटरली मेडिकल वाले बच्चे की तरह हरकत की तुम लोगों ने। बिल्कुल एप्टीट्यूड नहीं लगाया। एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, नहीं दिख रहा? एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड एसिड बेस, इट प्रोसीड्स वेरी फास्ट एसिड बेस रिएक्शन। एक कार्बन पे 2 OH होने से एक H और एक OH, एक एसिड पड़ा एक बेस पड़ा, ये एसिटल था। तुम्हारे टीचर ने जब तुम्हें पढ़ाया 12वीं क्लास में, अभी 12वीं में ही हो वैसे, क्लियर, तो इसको बोला एसिटल, तो इसको थोड़ी अनस्टेबल बोला था, यहां लगना चाहिए था स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये तो स्टेबल है, हाँ, जबकि हेमी एसिटल अनस्टेबल है। तो सोचा नहीं ऐसा क्यों हुआ? 2 OCH3 तो बड़े थे ना बच्चे, ये तो स्टेबल था। एसिटल तो स्टेबल था, हेमी एसिटल अनस्टेबल था। हेमी मतलब हाफ एसिटल। क्यों था? क्योंकि एक H एक OCH3, एक H एक NH2, एक H एक Cl, एक H एक OH, तो इनमें एसिड बेस रिएक्शन प्रोसीड होती है। दैट्स व्हाई एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल हैं। पता चला कुछ? ये एग्जैक्ट रीजन है इसका, ये एग्जैक्ट रीजन है। मैंने जितने भी बच्चों को सुना ना आज तक, मतलब आज आपसे बात होगी, कल भी किसी से बात हो रही थी, सर स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ एक ड्रॉपर बैच में बात हो रही थी, स्टेरिक हिंड्रेंस सर साइज बड़ा है, मैंने कहा CCl4 में। फिर कोई जवाब नहीं बच्चे के पास, तो जवाब ये बनेगा एसिड बेस रिएक्शन। फिर मैं उन्हीं को उनका क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हेमी एसिटल अनस्टेबल वाइल एसिटल इज स्टेबल, जबकि हेमी एसिटल में तो OH OCH3 है, एसिटल में तो OCH3 OCH3 है, अनस्टेबल तो OCH3 OCH3 होने चाहिए थे। क्लियर ना? तो आपको रीजन बोलना है, एग्जैक्ट रीजन बोलना है, एसिड बेस रिएक्शन जो नेचर वाइज ही फास्ट होती है। चलो जी, इस पेज का काम खत्म हुआ, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात खत्म हुई, B2O3 का स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे लाइफ टाइम कभी भी आप। तो आपको B2O3 बनाने के लिए 2 बोरिक एसिड जोड़ने, वाटर निकाल देना है, और उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला ये बनाकर, उसके बाद फिर एक बोरोन पे भी 2 OH अनस्टेबल ही है, फिर वो B2O3 फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करेगा। बोरिक एनहाइड्राइड। लो जी, अब हम सबूत दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, क्या किसके फेवर में? कि एल्यूमिना Al2O3 एम्फोट्रिक है। तो मैंने इसका, ये तो तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया, Al2O3 बेस से रिएक्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई एसिड हो गया। AlOH होल थ्राइस बेस से रिएक्शन कर रहा है, तो एसिड हो गया। और AlOH होल थ्राइस H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो ये एसिड हो गया, बेस हो गया।
रिएक्शन विद बेस एसिड, रिएक्शन विद बेस एसिड, रिएक्शन विद एसिड, दैट्स व्हाई बेस, और सबसे रिएक्शन हो रही है तो फेवर में एविडेंस है क्या कि ये एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक है जी। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlO -2 O2 माइनस, जैसे कल हमने हाइड्रोजन चैप्टर में ना हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में एक बात बताई थी 13 30 50 82, 13 नंबर 30 नंबर 50 नंबर 82 नंबर, ये सारे के सारे मेटल्स जब भी बेस से रिएक्शन करेंगे, बेस से, तो 13 मेटाल्यूमिनेट, 30 जिंकेट, 50 स्टेनेट, 82 प्लम्बेट, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। तो वही तो हो रहा है। तो जब ये बिना पानी के हो तो AlO2 मेटा एलिमिनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वाटर में जाकर फिर ये है तो sp3 हाइब्रिड ही, क्लियर ना, NaAlOH होल थ्राइस, NaAlOH होल 4, ये sp3D2 बन जाएगा, अब ये sp3 हो जाएगा। कुल मिलाकर वाटर जितना बढ़ता जाएगा वैसे इसके फॉर्म बदलते जाएंगे, होना इसको +3 में ही है। एल्यूमिनियम इज इन +3, इन +3, इससे ऊपर तो बेचारा जा भी नहीं सकता। तो इस पेज पे एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द Al, Al2O3, AlOH होल थ्राइस, कुछ भी बोल दो, एम्फोटेरिक तो है ही। यहां भी यही प्रूव कर रहा है वो। एल्यूमिनियम का HCl से रिएक्शन, E0 इसका माइनस है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। Concentrated nitric acid renders aluminium passive by forming a protective oxide layer on the surface। और आपको पता है HNO3 बड़ा गंदा होता है। HNO3 ना एसिडिक बिहेवियर में कमजोर है, ये नहीं कर रहा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंपेरेटिवली बात कर रहा हूं, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बड़ा खतरनाक है। तो जब आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम को HNO3 में डाल देते हो ना, तो बजाय इसके कि हाइड्रोजन रिलीज हो, HNO3 अपना फर्स्ट बिहेवियर क्लियर, HNO3 अपना फर्स्ट बिहेवियर, मान लो ना आपके पापा टीचर और आप उन्हीं की क्लास में पढ़ते हो कहीं कोचिंग में, तो क्लास में आप कोई क्वेश्चन पूछना हो तो खड़े क्या बोलोगे, पापा ये क्वेश्चन बताओ, ऐसे बोलोगे पापा, वो कहेगी तू आदमी क्या यार, तेरे को यहाँ पापा थोड़ी बोलना, घर पे पापा बोलना है सर। हाँ सर, हाँ वही कह रहा हूं ना। तो HNO3 एसिड भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, लेकिन जो HNO3 है ना उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मच बेटर है, HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मच बेटर है। तो जैसे ही एल्यूमिनियम को HNO3 में डालते हो ना, तो ये अपना मच बिहेवियर वाला नेचर शो करने लगता है। मीन ये पहले एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा, रिएक्शन ही बंद हो जाएगी उसके बाद। ये तो क्वेश्चंस चल रहे थे सारे ना। हाँ जी, अब आया इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हीरो, दैट इज रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। तो पहले तो मैं बच्चों को बता देता हूँ, फॉर्मूला देख लो। बच्चे कहते हैं MX3 पता चल गया, एक्सेप्ट थेलियम जिसकी आदत तुम्हें लगी होगी। फिर नेचर क्या है, ये सारे के सारे लुईस एसिड है। मैंने कहा लुईस एसिड क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अच्छा कौन कहते हैं, सेंट्रल अलग है तो जिसका ENC ज्यादा है, भाई जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, किसका ज्यादा है, B+3 का, उसके बाद एल्यूमिनियम +3 का, फिर गैलियम +3 का, फिर इंडियम +3 का, फिर थेलियम +1 ही बना बेचारा, उसकी तो बात ही ना करो। मेरे से क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया, वो कह रहा है इफ द सेंट्रल इज डिफरेंट व्हाट अबाउट द लुईस एसिडिक कैरेक्टर। मैंने कहा BX3 इज मोर, क्योंकि B स्मॉलर है, ENC ज्यादा है, ये लिखा हुआ है, बट सेंट्रल इज सेम, बोरोन इज सेम। तो अब एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट आपके पास डिस्कशन शुरू होएगा, और जिस दिन हमारी ऑर्गेनिक शुरू हो गई इस टॉपिक को एंजॉय करोगे, जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग, जिसको रेजोनेंस भी बोलते हैं हम लोग। और रेजोनेंस का लिटरल मीन तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का अपनी एक पर्टिकुलर जगह से, इलेक्ट्रॉन का अपनी एक पर्टिकुलर जगह से क्या करना, माइग्रेट करना, मूव करना, बस। तो हुआ क्या, थोड़ा सा आपको टिक के मेरे को सुनना पड़ेगा। लिसन, बोरोन
फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। बोरोन जिस पीरियड का मेंबर है उसी का फ्लोरीन है। बोरोन जिस पीरियड का मेंबर है, क्लोरीन उससे निचले पीरियड का मेंबर है। बोरोन जिस पीरियड का मेंबर है, ब्रोमीन उसको एक छोड़कर नेक्स्ट टू नेक्स्ट का मेंबर है। अब हमें पता है बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के पास लोन पेयर पड़े हुए हैं, सेंट्रल सेम है। तो जब साइज 2p हो तो जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबको पता है कि वहां पे इफेक्टिव ओवर लैपिंग हो जाएगी। और साइज जब वही दो, ये शायद लाइन मैंने पहले बोली भी होगी आपके यहाँ, फ्रेंडशिप बराबर वालों में अच्छी होती है। एलकेजी के बच्चे ने एलकेजी वाले से बहुत अच्छी दोस्ती करनी है, यूकेजी वाला यूकेजी से करेगा, 11th वाला 11th से करेगा, 12th वाला 12th से अच्छी दोस्ती करेगा। मान लो आपने किसी एलकेजी वाले से फ्रेंडशिप कर ली और आप उसको घर पे ले गए, आपने कहा मम्मी देखो मेरा दोस्त आया है। मम्मी कहेंगी तेरा दिमाग ठीक है क्या, किसको पकड़ के लेके आया घर में? एलकेजी वाला दोस्त हो ही नहीं सकता। आपकी मम्मी आपको कहेगी या तो तेरा दिमाग घूम गया है। तो वही तुम हाइड्रोजन के साथ आयोडीन की बॉन्डिंग करवा रहे हो यार। आयोडीन कौन सा है? 12th क्लास का। हाइड्रोजन कौन सा है? एलकेजी का पप्पू सा छोटा सा बेचारा। तो अगर बोरोन फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, दोनों का पीरियड कैसा है? सेम है। दोस्ती कैसी है? अच्छी है। 2p 3p की दोस्ती अच्छी नहीं है। 2p 4p के फ्रेंडशिप और बेकार है। अगर आप मेरे को वर्ड टू वर्ड सुन रहे हो तो मैक्सिमम बैक डोनेशन बैक बॉन्डिंग कहां हुई? इन BF3। लेस कहां हुई? PCl3। लीस्ट कहां हुई? BBr3। तो मेरा क्वेश्चन आ रहा है जिसका जवाब आपने तैयार करना है। किस जगह पे आउट ऑफ द BF3 BCl3 BBr3 इन विच केस द एम्प्टी ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड बेस्ट। तो योर आंसर शुड बी BF3। और जब B का पेट भर गया, एम्प्टी ऑर्बिटल फुलफिल हो गया, तो इसका एसिडिक करेक्टर भी डाउन चला गया। सो विच इज अ वेरी गुड एसिड। सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि बोरोन 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 3 बॉन्ड है, यहां भी 3 बॉन्ड्स हैं, यहां भी 3 बॉन्ड्स हैं। यहां FFF है, यहां भी FFF है, यहां भी FFF है। मेरी गलती, ClCl BrBr I, यहां Cl है, Br है। आपको पता है बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब बोरोन के पास अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इस फ्लोरीन का लोन पेयर बोरोन को डोनेट हो गया। इसको बोलते हैं बैक डोनेशन, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग जब कोई सेंट्रल सराउंडेड से बॉन्ड बना ले तो बॉन्ड, और जब सराउंडेड वापस रिवर्ट में बॉन्ड बना ले तो बैक बॉन्ड। ड्यूटी किसकी होती है बॉन्ड बनाने की? केमिकल बॉन्डिंग, सेंट्रल। वही अवेलेबल करवाएगा अपने ऑर्बिटल्स हाइब्रिड फॉर्म में। तो बोरोन ने अवेलेबल करवा दिए, फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, लेकिन फ्लोरीन का लोन पे रिवर्ट में डोनेट हो गया, उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्लोरीन भी डोनेट हुआ, ब्रोमीन भी डोनेट हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर ऑर्बिटल 2p2p है, ऑर्बिटल 2p3p है, ऑर्बिटल 2p4p है, इन विच केस द ओवरलैपिंग विल बी इफेक्टिव। कहां ओवरलैपिंग इफेक्टिव होएगी? जहां साइज नियरली सेम होंगे, तो है ना। तो BF3 में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो गई, BF3 में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी BF3 में। अब BF3 एक बार नहीं, हर जगह पे, इसी को तो बोलते हैं रेजोनेंस। F F F F F F F F F डबल डबल डबल। यहां तुम रेजोनेंस का साइन डाल रहे हो, इन सबको मिक्स कर रहे हो, इनको मिक्स करके डोटेड डोटेड बॉन्ड बना रहे हो। आपको किसी ने पूछा बोरोन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, आपने कहा मुझे ना केमिकल बॉन्डिंग से एक फॉर्मूला आता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल 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 डबल सिंगल सिंगल डबल। और हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हियर? 3। क्या ये एग्जैक्टली डबल है? ना। क्या ये एग्जैक्टली सिंगल है? ना। ये इन बिटवीन सिंगल डबल है, दैट इज 1.33। BF3 का बॉन्ड ऑर्डर 1.33। तो एक नहीं, कम से कम 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोल दूं, टाइम क्या हुआ है? 4:10 हुए। हाँ जी, सुनो भी, वापस सुनो। 1 मिनट लूंगा हाईएस्ट। मेरे पास हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 है,
चलो ठीक है, फॉर्मूला बता दो जल्दी से, BX3। नेचर बता दो, लुईस एसिड। अच्छा लुईस एसिड, इफ सेंट्रल डिफरेंट, बोरोन। इफ सेंट्रल सेम, then Bi3. Why Bi3 is good acid? Because its empty orbital maintains its emptiness. इसका empty orbital अपनी emptiness maintain रखे हुए है। रीजन बता दो, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही, जिसको बोलते हैं बैक डोनेशन। BF3 में बैक डोनेशन हुआ, वहां अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन गए। सर बॉन्ड ऑर्डर बताओ, मैंने कहा एक स्ट्रक्चर थोड़ी तीन है, तीनों का एवरेज निकालोगे तो 1.33, तीनों का एवरेज निकालोगे तो 1.33। क्या बोरोन फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है? योर आंसर शुड बी नो। यहां सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहां इन बिटवीन, जैसे बेंजीन में होता है बच्चे, ना सिंगल ना डबल, नीदर सिंगल नॉट डबल, इट इज इन बिटवीन सिंगल डबल, दैट इज 1.5, आपको पता होगा। हे महान आत्माओं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं जितना हम करें वो फुल फ्लैश कर ले, जो नहीं होएगा उसके हिंट्स दे दूंगा, लेकिन जो टॉपिक चले ना वो तो जबरदस्त होना चाहिए, ये कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है जी, तो ये सारा यहां लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, ये भी डिस्कस कर लिया आपसे, ये भी डिस्कस कर लिया, देखो क्लियर ना, ये सारा डिस्कशन मैंने कर लिया। बस यहां से मैं आपको कल से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और ग्रुप नंबर 14 कल मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस कर जाएंगे हम लोग, और 15 में कोशिश करेंगे एंट्री। ठीक है, यहां तक हमने डन किया है, तो मेरा टॉक टाइम खत्म हो चुका है, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा बात कर गया आपसे, मैं अब यहीं खत्म कर रहा हूं क्लास। डन।